है, पहली टेक्निक आ जाएगी कौन सी, पहली टेक्निक्स हो जाएंगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द कॉस्ट वेदर variable cost or fixed cost, all costs related to product are considered for computing the cost of the product. एंड सेकंड हमारा क्या हो जाएगा एक्टिविटी कॉस्ट। एंड एब्जॉर्प्शन और एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, एक्टिविटी हमारा इज नथिंग, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या था कि कौन कौन सी एक्टिविटी यूज किया गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, वो एक्टिविटी मेरे को पता नहीं चल पाता है किसमें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। लेकिन हम एक्टिविटी कॉस्ट में क्या करते हैं, उन सारी कॉस्ट को एक्टिविटी वाइज डिवाइड करेंगे और एक्टिविटी वाइज क्या करेंगे, रिकवर भी कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल और केवल कौन सी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, पहले से एक कॉस्ट को प्री डिफाइन करते हैं और जब कॉस्ट को प्री डिफाइन करने जाते हैं वहां पे चाहे एब्जॉर्प्शन अप्लाई कर लो, चाहे एक्टिविटी, चाहे क्या अप्लाई कर लो, मार्जिनल कर लो। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है हमारा एक बेंचमार्क का काम करता है कि इन फ्यूचर अगर हमें कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक को फॉलो कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्टिंग और नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, दैट इज द डायरेक्ट कॉस्टिंग और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग में हम केवल और केवल प्रोडक्ट की जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बन जाती है, और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में जो एक्चुअल में पहले कॉस्ट आपने इनकट किया था वो कॉस्ट हमारी क्या बन जाती है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये टेक्निक में से कहां पे कौन सी टेक्निक अप्लाई करता है, ये डिपेंड करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल जो कॉस्टिंग मेथड्स होंगे दैट विल बी द जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये तीनों कॉस्टिंग जो मेथड है इज एप्लीकेबल इन दैट सेक्टर वेयर कॉस्ट इज असर्टेन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जहां पे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाए, उस टेक्निक को और उस मेथड को कौन से मेथड बोलेंगे, जॉब, बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट, तीनों है। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग डिफरेंट क्या है, जॉब में सिंगल जॉब की बात करेगा, बैच में सिंगल जॉब होगा बट मल्टीपल यूनिट से होंगे, और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सिंगल जॉब होगा लेकिन वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, नेक्स्ट आता है हमारा सर्विस कॉस्टिंग उसी में, या फिर कौन सा प्रोसेस कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, और फाइनली एक कौन सी कॉस्टिंग, सिंगल यूनिट कॉस्टिंग, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, कॉस्ट शीट के नाम से बोलेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो कॉस्ट शीट हमारा क्या है, कॉस्ट शीट क्या है हमारा, कॉस्ट शीट इज नथिंग, इट इज अ स्टेटमेंट which represent total cost of the product and profit and selling price। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है तो हम किसके बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट शीट के बेसिस पे। क्लियर, तो आज कॉस्ट शीट में लिखना शुरू करेंगे सीए साहब लोग, कॉस्ट शीट में लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे कॉस्ट शीट, एग्जाम में 10 नंबर 100%, 10 मार्क्स आना ही आना है। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट, cost sheet is a statement which represent total cost, profit, total cost comma profit, cost sheet is a statement which represent total cost comma profit and selling price. Cost sheet is a statement which represent total cost comma profit and selling price. Point 2, this statement is prepared before producing the actual product, this statement is prepared before producing the actual product। अब देखो यहाँ पे बस 2 पॉइंट लिखना है, आगे नहीं करना है, पहले समझते हैं, सुनो। सबसे पहले बताना व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, टू कंप्यूट द
टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पता ना बिफोर प्रोडक्शन या आफ्टर प्रोडक्शन, बिफोर प्रोडक्शन. Why this computation is required for the organization? Why this computation is required for the organization? For computing the selling price. अगर मेरे पास ये नहीं रहेगा ना तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. तो हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस का ये जो कॉस्ट है एलिमेंट भी होगा. अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हमारे लिए क्या बन जाता है सर, कॉस्ट प्लस क्या हो जाता है, प्रॉफिट. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अब मेरे को बताना, अगर एक कस्टमर मेरे को सेलिंग प्राइस 10,000 रुपए दे के जा रहा है तो क्या वो पूरा 10,000 मेरा है? नहीं. वो 10,000 जो दे के जा रहा है उसमें मैं कॉस्ट का भी रिकवरी कर रहा हूं और प्रॉफिट का भी रिकवरी कर रहा हूं. सर कॉस्ट मतलब खर्चा होता मतलब ही नहीं है. खर्चा तब है जब हम खर्चा करके बनाएंगे. उसी खर्चे को हम जब कस्टमर से रिकवर करते हैं तो दिस इज ऑल्सो रिकवरी ऑफ द कॉस्ट. तो बताना, अगर हमें सेलिंग प्राइस किसी प्रोडक्ट की डिसाइड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट. प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस. अब मेरे को ये बताना, सपोज करो मेरे को ये कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर बना के करेंगे क्या, कुछ खा जाना है, इसको सेल करना है. इस कैलकुलेटर की सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे सर? इस कैलकुलेटर को बनाने की क्या कॉस्ट होगी कि हो चुकी होगी? क्या कॉस्ट होगी, हो चुकी नहीं, अभी तो बना ही नहीं है. क्या कॉस्ट हो सकती है या क्या कॉस्ट होगी? अब ये कैसे डिसाइड करोगे सर इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है? कैसे डिसाइड करेंगे? पास्ट ईयर. हम जब पास्ट ईयर में जाएंगे तो पास्ट ईयर में क्या मिलेगा मेरे को? डेटा. किसका डेटा मिलेगा? कैलकुलेटर का. कैलकुलेटर का क्या मिलेगा? कॉस्ट मिलेगा. अब ये जो कॉस्ट पास्ट में मिलेगा वो एक्चुअल में मिल जाएगा कि नहीं? कि जब हमने पास्ट ईयर में कैलकुलेटर बनाया था एक्चुअली में उसकी जो कॉस्ट आई थी वो हमारी क्या रही होगी? एक्चुअल कॉस्ट. उसी के बेसिस पर हम क्या ये वाली कॉस्ट को डिफाइन कर सकते हैं? यस. मतलब अगर मुझे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है तो हम किस बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा. पास्ट डेटा के बेसिस पे हम अपनी कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे. लेकिन पास्ट डेटा जो मेरे पास मिलेगा वो हमारा एक्चुअल होगा कि एस्टिमेटेड होगा? वो तो एक्चुअल होगा. अच्छा, एक्चुअल होने के साथ साथ मेरे को कुछ और भी एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कल जब हमने कैलकुलेटर ये बनाना शुरू किया था तो उस समय इसकी रॉ मटेरियल 100 रुपए में थी, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि 100 नहीं बल्कि क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, 110 हो जाएगा. कल जब इस लेबर ने इस कैलकुलेटर को बनाने में काम किया था तो वो मुझसे 100 लिया था, आज हो सकता है क्या हो जाए, बढ़ जाए. कल जो इस कैलकुलेटर बनाने के लिए और खर्चे लगे थे वो आज क्या हो जाए, हमारा बढ़ जाए. क्लियर. और अगर कुछ भी नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो एक्चुअल में पिछले साल लगा था वह इस साल भी लग सकता है. क्लियर. तो हम ये जो लग सकता है ये कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाएंगे कि क्या क्या होगा. ये सारा का सारा किस बेसिस पे होगा? एस्टिमेशन या एक्चुअल बेसिस? एस्टिमेशन. लेकिन उसका बेस क्या होगा हमारा? पास्ट ईयर का एक्चुअल प्लस माइनस चेंजेस. क्लियर हुई चीजें. तो पॉइंट नंबर थर्ड में, पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हमने? कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट कॉस्टिंग एंड क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा? सेलिंग प्राइस. दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर क्या? प्रोड्यूसिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट. एंड थर्ड क्या है? दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रोड्यूसिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट. आगे क्या लिखा? दिस स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट कौन सा? डायरेक्ट कॉस्ट. एंड सेकंड कौन सा होगा हमारा? इनडायरेक्ट कॉस्ट. सेकंड कौन सा होगा हमारा? इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट, second indirect cost. Direct cost is the cost which is directly related to product, which is related to product. It may also be known as prime cost.
Direct cost will always be part of variable cost. C point. D point, direct cost is aggregation of direct material, consumed, direct labor used, direct expenses, oblique chargeable expenses. बताना यहाँ पे सेकंड क्या करो, ओवरहेड डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है हमारा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये हो गया सबका। डी पॉइंट पे क्लिक करो। ईच एंड एवरी एग्जाम में आना ही आना है 10 नंबर। मतलब पेपर तो देखो बिल्कुल आउट है, पेपर आउट है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस, मार्जिनल स्टैंडर्ड 40 नंबर, सॉरी 50, कॉस्ट शीट 10 60 नंबर, और बाकी 60 नंबर अदर्स। टोटल 100 कितने नंबर का आएगा, 120 मार्क्स का पेपर है। वर्क्स ओवरहेड ऑब्लिक प्रोडक्शन ओवरहेड ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अरे उधर भी आ रहे हैं हम लोग, इधर हो गया सबका। चलो आ जाओ, इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स। Overhead is the cost which is indirectly related to product. Whenever overheads are shown in cost sheet, the overhead are classified according to functions. That is factory overheads, oblique works overhead, oblique production overhead, oblique manufacturing overheads. Office and administrative overhead, selling and distribution overheads, selling and distribution overheads, selling and distribution overheads, selling and distribution overheads. Next C point, ये B था, ये B था, ये C point. Overheads may also be overhead may also be in the nature of fixed and variable. 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 The overheads may be in the nature of fixed or variable also. अब देखो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले ये बताना, what is the cost sheet? What is the cost sheet? Is a statement
अब ये स्टेटमेंट वो है जो क्या आपको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। मतलब अगर मेरे को कॉस्ट मिल जाए तो हम उसमें क्या ऐड कर दे, प्रॉफिट, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। और कह रहे जब कॉस्ट शीट में हम कॉस्ट को दिखाते हैं तो दो पार्ट में, एक कौन सा होता है डायरेक्ट और एक कौन सा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, या फिर क्या होगा ओवरहेड। और जो ओवरहेड्स होते हैं, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं, एक होता है फैक्ट्री, एक ऑफिस, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो एक मैन्युफैक्चरिंग अगर डिपार्टमेंट है, एक मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जब भी वर्क करता है तीन तरह में, एक तो जहां पे प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के बाद जहां पे एक एडमिन का काम किया जाएगा, और एक वहां पे जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो तीन होते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने तक की जितनी कॉस्ट है वही तो कॉस्ट है। तो उन कॉस्ट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट में। एक कौन सा पार्ट हो जाता है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में वो हम कॉस्ट दिखाते हैं जो कॉस्ट बनाने से नहीं, बनाने के बाद से रिलेटेड है, बाद से रिलेटेड है। लेकिन हाँ सेकेंडरी उनका क्या है, सेकेंडरी तो बनाने के काम है ही है। इसमें दो तरह की कॉस्ट, जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब द कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट। क्लियर। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ, सी इंटरमीडिएट, अब मेरे को ये बताना, सी इंटरमीडिएट मैं पढ़ा रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन पढ़वा रही है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़वा रही है, मैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या, एक नौकर आदमी, लेबर आदमी, लेबर, वो मुझे क्या करता है, पेमेंट करता है, बात खत्म हो गई। अब वो जो पेमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो पेमेंट क्या बनने जा रही है, कॉस्ट। अब वो कॉस्ट किससे रिकवर करेगा, स्टूडेंट से। किस फॉर्म में रिकवर करेगा, फीस के फॉर्म में। जैसे कि आपने कहा कि सर क्लास करनी है, फीस कितनी होगी, तो फीस पहले से, उस फीस में कॉस्ट भी रहता है, आपको पढ़ाने वाली कॉस्ट, और प्लस क्या रहता है, प्रॉफिट, तब जाके क्या बन जाता है, फीस। अब बताओ ना, उस कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक तो डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सीए इंटरमीडिएट बनाया जा रहा है, प्रोडक्ट, सीए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली आप खुद सोच के बताओ, डायरेक्टली कौन अटैच है, एक मैं जो पढ़ा रहा हूं, एक मतलब कौन, लेबर आदमी, डायरेक्ट अटैच है टू द सी इंटरमीडिएट, प्लस साथ में अगर कॉस्ट की सब्जेक्ट चल रही तो कॉस्ट की स्टडी मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट, टोटल ये बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। अब ये बताना, ये जो मैं यूज कर रहा हूं डिजिटल बोर्ड, आप जैसे कॉस्ट पढ़ोगे इसको बंद कर देंगे, इसको बाहर निकालेंगे, दूसरा लाएंगे, यही रहेगा। तो दिस इज कॉस्ट रिलेटेड टू यू बट नॉट टोटली रिलेटेड टू यू। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं 2 घंटे कॉस्ट सब्जेक्ट, ये 2 घंटे की जो फीस है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू यू, दिस विल बी द डायरेक्ट कॉस्ट एंड दिस कॉस्ट इज व्हाट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब मेरे को बताना, आपको मैं कॉस्ट पढ़ाने में सपोज करो 100 घंटे लगा रहा हूं, और मेरे को ये ऑर्गेनाइजेशन ना सपोज करो कितना दिया, 200 रुपए पर आवर्स, तो लेबर कॉस्ट टोटल कितनी आ गई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, 100 इंटू 200 कितना हो गया, 20,000 रुपए लेबर कॉस्ट उसकी हो गई। तो वो तो इजीली पता चल गया कि अगर कोई बंदा कॉस्ट सब्जेक्ट की क्लासेस लेने आएगा तो एक टीचर को मैं कॉस्ट कंप्लीट करने की ये कितना पेमेंट करूंगा, 20,000। मटेरियल सपोज करो कितने का डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 10,000। तो बताना कॉस्ट सब्जेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 30,000 रुपए। अब ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आने वाली है, जो ये डिजिटल बोर्ड यूज किया जा रहा है इसकी कॉस्ट कितना ले, दैट विल बी द डेप्रिसिएशन। जो ये लाइटिंग आ रही है इसकी कॉस्ट कितना ले, दैट इज द रेंट, जो आ रही रेंट कितना ले, दैट इज द एम्प्लॉय कॉस्ट कितना। ये कॉस्ट तो आसानी से ट्रेसेबल है। अब बताना कोई बच्चा टैक्स भी करेगा तो टैक्स का मटेरियल 15,000 और टीचर को मान के चलो 25, ये आसानी से मेरे को ट्रेस हो गया। लेकिन डिजिटल बोर्ड की एक साल में कितनी कॉस्ट कॉस्ट से रिलेटेड है, कितनी कॉस्ट इनकम टैक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्लियर और नॉट। मतलब आपको देखो, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या बना रहा है,
अगर कॉस्ट शीट बना रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेगा। देखो कॉस्ट सब्जेक्ट है, उसको पढ़ाने आए टीचर को, तो उसके लिए मटेरियल 10,000 आएगी टोटल एक बैच में, 20,000 रुपए टीचर का पेमेंट हुआ, टोटल कितना हुआ 30। अब वो टीचर दूसरा टीचर मान के चलो टैक्स पढ़ा रहा, तो कॉस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल 15, और बताना यहाँ पे कितना आ गया 25, ये टैक्स का हो गया। अब बताना कॉस्ट और टैक्स चलेगी तो एक ही क्लासरूम में, इस क्लासरूम में लाइटिंग चार्जेस, अब लाइटिंग बताना कहां पे कितना आएगा, कॉस्ट में कितना होगा, यहाँ पे कितना हो गया। क्या ये सारी कॉस्ट को फाइंड आउट करना मुश्किल है? मेरे को पता ही नहीं चल पाएगा कि सर कॉस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड कितना है, और इन दिस कॉस्ट इज नोन एज व्हाट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो बताना एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपनी कॉस्टिंग करने जा रहा है तो उसकी सबसे टिपिकल टास्क क्या है, ओवरहेड को फाइंड आउट कर, व्हाट अमाउंट विल बी द ओवरहेड। जितने भी टेक्निक यूज किए जाएंगे किस पे यूज किए जाएंगे, ओवरहेड्स पे, डायरेक्ट कॉस्ट पे तो हो ही नहीं सकता, वो तो मेरे को पता रहेगा डायरेक्टली। एक बच्चे को मटेरियल देना है और मटेरियल कॉस्ट एक बच्चे का आ रहा है 100 रुपए मान के चलो, और एक बैच में 100 बच्चा है तो पूरे बैच का कितना हो गया 10,000। टीचर को देना है 100 घंटे में क्लास खत्म करना है, 200 रुपए पर आवर्स देना है, टोटल कितना हो गया 20,000। लेकिन हाँ ये वाली कॉस्ट बड़ा मुश्किल है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि स्टाफ इंटर के बच्चों से कितना इन्वॉल्व है, कॉस्ट के बच्चों से कितना इन्वॉल्व, फाउंडेशन के बच्चों से कितना इन्वॉल्व है, जितना इन्वॉल्व है उतना उन बच्चों से लेंगे। तो सबसे टिपिकल टास्क कौन सा होता है हमारा, ओवरहेड का। ओवरहेड को कैसे फाइंड आउट करेगा, इसका स्पेशली ओवरहेड एक चैप्टर है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सारी ओवरहेड को कितने पार्ट में डिवाइड कर देगा, 3। कौन सा ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कौन सा ऑफिस से रिलेटेड है, और कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, और इन तीनों को अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और इससे ये पता चल जाएगा कौन सा ओवरहेड हमारे प्रोडक्ट को इफेक्ट करेगा और कौन सा ओवरहेड हमारे प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। जो हमारे प्रोडक्ट को इफेक्ट करेगा वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएगा, और जो इफेक्ट नहीं करेगा वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि ओवरहेड को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, और साथ में कॉस्ट शीट जब बनाएंगे तो कॉस्ट शीट भी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट में, 2 पार्ट में, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट में। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट आता है फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, ट्रेडिशनल स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट ऑफ statement showing cost sheet of for the period ended production in units, production in units, चलो अच्छा यहाँ पे क्या लिखा, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, that will be the prime cost.
प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑब्लिक ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑब्लिक वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अच्छा, नोट नंबर 1 लिखना है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नोट नंबर 3। ग्रॉस वर्क कॉस्ट ऑब्लिक फैक्ट्री कॉस्ट, एक कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, जितनी वैल्यू होगी इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ ग्रॉस वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी ड्यूरिंग द पीरियड। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड कर दें माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, और माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, नेटवर्क कॉस्ट, नेटवर्क कॉस्ट ऑब्लिक डब्ल्यूआईपी ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। नेटवर्क कॉस्ट ऑब्लिक डब्ल्यूआईपी ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। जब ये आ जाएगा टोटल ना, इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, तब ऐड करना है जब ये प्रोडक्टिव नेचर का है। ऑफिस एंड एडमिन, तो लिख लो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड इन द ब्रैकेट इफ प्रोडक्टिव नेचर, इफ प्रोडक्टिव नेचर। हाँ, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस, ब्रैकेट मतलब माइनस। चलो हाँ, अभिनव बताना है, ऑडिबल ना?
ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड इफ प्रोडक्टिव नेचर, नोट नंबर 4। चलो कहां तक हो गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नोट नंबर 6। टोटल कॉस्ट ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। ये हमारा कॉस्ट शीट है। आगे नहीं करना कोई भी पॉइंट। चलो हो गया। चलो बताना, ऑनलाइन बताना, महक, सुनिधि और अभिनव, हो गया? yes. चलो आ जाओ फटाफट। देखो ये क्या है, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट करते बातें, यहाँ पे आ जाओ, सुनो। अब बताना, सपोज करो हम किसी प्रोडक्ट जेड को बना रहे, प्रोडक्ट जेड, उसका नाम ही है क्या, प्रोडक्ट जेड है। या जेड की बजाय मैं कह दूं मैं बटर बनाता हूं, बटर, बटर बना के सेल करता हूं। तो मुझे कॉस्टिंग किसकी फाइंड आउट करनी है, बटर कि बटर बना के मैं क्या करता हूं, सेल करता हूं। तो बटर की क्या कॉस्ट हो ताकि हम क्या फाइंड आउट कर पाए, सेलिंग प्राइस। अब बताना ये जो बटर है ना, दिस विल बी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। इस बटर की कॉस्ट क्या होगी, अगर मेरे को कॉस्ट पता चल जाए तो कॉस्ट में हम क्या ऐड कर दे, प्रॉफिट, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब बताना ये बटर को बनाने के लिए ना मेरे को सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मिल्क की। और मिल्क से हमें मान के चलो क्या मिलता है, एक और पॉइंट क्या मिल जाएगा, सपोज करो WIP। मिल्क लिया, मिल्क से क्या मिला, WIP। और देन हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बटर में। WIP का मतलब मान के चलो क्या मिला, क्रीम, क्रीम मिल गया। क्लियर? अब तीनों का अपना अपना स्टेज है। मिल्क जो है ना, इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल प्रोसेस समझो, खत्म हो जाएगा कॉस्ट, कुछ नहीं, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल में बीच में हम क्या करते, बोलो, कुछ प्रोसेस करेंगे। क्लियर? फिर WIP में कुछ प्रोसेस करेंगे, तब जाके मेरे को क्या मिल जाएगा, बोलो, बटर मिल जाएगा।
अब बताना मिल्क अगर मैंने 100 kg लिया, 100 kg इंटू 100 रुपए की रेट से, तो टोटल मिल्क की कॉस्ट कितनी हो गई? 10,000। और 10,000 पूरा मैंने प्रोसेस कर दिया, और पूरी की पूरी प्रोसेस करने में मेरे को लेबर कॉस्ट लग गया 10,000 रुपए, और यहीं पे फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गया कितना? 10,000। तो जो क्रीम मिला मुझे उसकी कॉस्ट कितनी हो गई बोलो? 30,000। फिर इसको ना क्रीम को थोड़ा सा और प्रोसेस किया ऑफिस एंड एडमिन में, सपोज करो 20,000 रुपए है, तो बताना आज बटर की कॉस्ट कितनी मिल गई मेरे को? 50,000। क्लियर? अब ये 50,000 मेरे को कैसे फाइंड आउट करना है? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 50,000? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट में हमें जो बनाना है कॉस्ट, किसके लिए बनाना है? बटर के लिए, कि बटर की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। लेकिन ये कॉस्ट आएगी कहां से? इसके स्टार्टिंग पॉइंट से। इसको पाने के लिए मुझे क्या क्या लग रहा है? रॉ मटेरियल, लेबर एटसेट्रा, सारी की सारी चीजों को हम ऐड करते हैं। अब यहां पे देखो, अगर मैंने 100 kg रॉ मटेरियल सपोज करो परचेज किया, और हमने 100 kg में से 80 किलोग्राम प्रोसेस में लगाया, तो 20 kg मेरे पास बच गया। तो बटर बनाने में हमने यूज कितना किया? 80। तो बटर बनाने के लिए हम कॉस्ट 80 का लेंगे कि 20 का लेंगे? 80 की कॉस्ट, क्योंकि अभी तो हमारे पास 20 की रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं। तो इतना जितना भी हमने यूज कर लिया बटर में रॉ मटेरियल को, इसको बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि कितना हमने मटेरियल को कंज्यूम किया है, कहां पे? बटर को बनाने में। तो जब भी हम कॉस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा क्या? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब बताना व्हाट विल बी माय डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड? जितना हमने खरीदा है और जितना हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रख लिया, तो जो डिफरेंस हुआ वो हमने क्या किया? कंज्यूम कर दिया फॉर द प्रोडक्शन। अब ये देखो नोट नंबर 1 लिखा है कि मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा? मटेरियल कंजम्पशन आ गया प्रोडक्शन के लिए, प्लस लेबर, हमने ये नहीं लगाया कि लेबर कितना हमने पे किया, लेबर कितना यूज किया फॉर द प्रोडक्शंस, वो कॉस्ट आएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तब हमें क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। और जब प्राइम कॉस्ट मिलेगा तो वापस फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है वो सारे हम क्या करेंगे? दिखा देंगे। और जितना भी आएगा ऐड करने के बाद उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अगर कोई ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है तो क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर दें, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है तो क्या करते हैं? माइनस कर दें। अच्छा, ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पहले से पड़ा हुआ है और जो इस बार डब्ल्यूआईपी आया, उनको ऐड कर दिया तो टोटल डब्ल्यूआईपी कितना अभी भी डब्ल्यूआईपी है वो छोड़ दिया, तो बाकी क्या बन गया होगा? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो हमारा क्या आ गया? नेटवर्क कॉस्ट। देन ऑफिस एंड एडमिन यहां पे तब ऐड करना है जब ऑफिस एंड एडमिन क्या होगा? प्रोडक्टिव। और अगर ऑफिस एंड एडमिन प्रोडक्टिव नहीं है तो हम हमेशा कहां पे ऐड करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। अब बताना ऑफिस एंड एडमिन को ऐड किया, ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स को जैसे ही ऐड किया, ये दोनों क्या है? ये वो है जो इस साल बटर हमने बनाया, वो क्या हो गया हमारा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ बटर पिछले साल का पड़ा हुआ था, मेरे पास टोटल बटर कितना है? इस साल वाला, पिछले साल वाला। जैसे ऐड किया तो वो बटर कौन सा मिला मेरे को? बटर अवेलेबल फॉर सेल, मतलब कितना मेरे पास सेल के लिए तैयार है, जो इस साल बनाया और जो पिछले साल था। और हमने कुछ इस साल और रोक लिया तो माइनस कर दिया क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्या निकल के आ गया? वो बटर आ गए जो हम इस साल बेचने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है तो ऐड करेंगे, तब जाके क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ दी बटर। और उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया तो क्या मिल गया मेरे को? सेलिंग प्राइस मिल गया। यहां तक क्लियर? मतलब स्टार्टिंग कहां से होना है मेरे को? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स। और रॉ मटेरियल जो लेना है मेरे को, रॉ मटेरियल क्या लेना है बताना? दैट विल बी द रॉ मटेरियल कंजम्पशंस। तो आज यहाँ पे पहले तो स्टार बना लो, स्टार स्टार बना के लिखना है प्रोडक्शन इन यूनिट्स।
प्रोडक्शन इन यूनिट्स, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, in units, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, व्हाट इज द प्रोडक्शंस, जो हमने फिनिश गुड्स बनाया, प्रोडक्शन मतलब फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन इन यूनिट्स मींस नंबर ऑफ फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, प्रोडक्शन इन यूनिट्स मींस नंबर ऑफ फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द करंट पीरियड, ड्यूरिंग द करंट पीरियड। Production in unit means number of finished goods are produced during the current period। अब जैसे मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूं फिनिश गुड्स, तो 10,000 यूनिट को हम किस नाम से बोलेंगे, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। अब यही 10,000 की कॉस्ट क्या होगी, दैट विल बी द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो क्या लिखा है, production in units means number of finished goods are produced during the current period। Next start, the cost sheet is prepared, the cost sheet is prepared on the basis of recovered amount, the cost sheet is prepared on the basis of recovered amount। The cost sheet is prepared on the basis of recovered amount। And recovered amount may be calculated by using the recovered amount may be calculated by using recovered amount may be calculated by using absolute value, relative value, absolute value और relative value। What is the absolute value? Absolute value से पहले रिकवर्ड समझेंगे। कहाँ तक हो गया एब्सोल्यूट, नहीं आते हम लोग, यहां तक हो गया सबका। चलो आज रिकवर्ड हम वैल्यू समझते हैं। रिकवर्ड हमने वर्ड यूज कर लिया यहाँ पे, द कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकवर्ड अमाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवर्ड अमाउंट, विच इज रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर। अब कस्टमर से हम क्या लेंगे, कॉस्ट रिकवर करेंगे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या बनते हैं, कॉस्ट प्लस। तो इसका मतलब अगर हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो क्या खर्चा किया वो नहीं, क्या खर्चे के लिए रिकवर करना है कॉस्ट, वो हमारा कॉस्ट शीट बनना। अब देखो दो चीजें हैं हमारे पास, दो चीजें हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर ये पॉइंट है, आज डेट कौन सा है हमारा 10 सितंबर। एक मेरे पास कस्टमर आता है कि सर मेरे को ना कैलकुलेटर चाहिए, हमने कहा मिल जाएगा। हमने कहा कितना कैलकुलेटर चाहिए, सर 1000 मेरे को कैलकुलेटर चाहिए। हमने कहा कब तक चाहिए, सर 1 महीने में आप दे देना। हमने कहा ठीक है, आप ना मेरे पास कब आना, 10 अक्टूबर को आ जाना, मैं आपको 1 महीने बाद कितना दे दूंगा, 1000 कैलकुलेटर दे दूंगा। अब बताना 1000 कैलकुलेटर दे दूंगा, तो क्या पूछेगा कि सर 1000 कैलकुलेटर की कॉस्ट कितनी होगी। तो हमने कहा 1000 के लिए मटेरियल लग जाएगा 5000, लेबर लग जाएगा 5000, ओवरहेड लग जाएगा 5000, तो टोटल हमने कह दिया 15000 और प्रॉफिट हमारा 5000, टोटल कितना हो गया 20000, और मुझे 20000 दे दिया। अब ये बताना ये जो कॉस्ट दिखाया हमने 15000, क्या एक्चुअल में इनकर्ड हुआ कि रिकवर्ड के लिए दिखाया,
रिकवर्ड। तो पूरी कॉस्ट में आपको यही कॉस्ट फाइंड आउट करना है कि व्हाट अमाउंट ऑफ द कॉस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, एंड दिस विल हाउ टू कंप्यूट, दिस विल हाउ टू कंप्यूट। मतलब पहली चीज है कि सर अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो सेलिंग का मतलब रिकवर करना है। अगर मैं किसी से 20,000 रिकवर कर रहा हूं तो कॉस्ट भी रिकवर कर रहा हूं और प्रॉफिट भी। लेकिन कॉस्ट रिकवर करने का मतलब कॉस्ट ये नहीं कि जो खर्चा होने वाला है, क्लियर, कॉस्ट का मतलब हमें प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग सकती है वही रिकवर करना है। अब मैंने 20,000 ले लिया, 20,000 के बाद हम क्या कैलकुलेटर बनाना शुरू करेंगे। जब कैलकुलेटर बनाना शुरू करेंगे अब हमारी एक्चुअल में कॉस्ट क्या होगी, इनकर्ड किया जाएगा। अब पता नहीं ये एक्चुअल में जो कॉस्ट इनकर्ड होगा, क्या क्या इनकर्ड करोगे, मटेरियल, क्या करोगे, लेबर, क्या करोगे, ओवरहेड, तब जाके क्या आएगा हमारा ये टोटल कॉस्ट है। समझ में आई चीजें। तो हम बताना इस पे काम करने जा रहे हैं कि इस पे काम करने जा रहे हैं, ये इस पे काम करने जा रहे हैं। तो कॉस्ट शीट में ऑलवेज वो कॉस्ट आनी चाहिए जो हम कस्टमर से क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। इसीलिए हम उसको कॉस्ट अगर बोल रहे हैं तो कॉस्ट भी है और वो हमारी वो अमाउंट भी है जो कस्टमर से रिकवर करना है। अब बताना, ये बताना यहां पे इस क्लासरूम में लाइट कब तक चलेगी, जब तक क्लास चले। बच्चे कब तक पढ़ेंगे, जब तक टीचर पढ़ाएगा। टीचर कौन है, डायरेक्ट कॉस्ट है। लाइट की कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम टीचर की कॉस्ट से लिंक कर सकते हैं, यस। अगर सीए इंटरमीडिएट में टीचर 4 घंटे पढ़ा रहा है तो लाइट की कॉस्ट भी कितनी आनी चाहिए, 4 घंटे के लिए आनी चाहिए। अब बताना ओवरहेड जो लाइट कॉस्ट है एब्सोल्यूट हुआ कि रिलेटेड हो गया, किससे रिलेटेड हो गया, टीचर से। अगर मैं कह रहा हूं कि कॉस्ट की लाइटिंग चार्जेस 500, एब्सोल्यूट, बात खत्म हो गई। कॉस्ट सब्जेक्ट के लिए जितना घंटे टीचर है उतने घंटे लाइट भी आएगी, और 1 घंटे की लाइटिंग चार्ज है 5 रुपए, और टीचर रहता है पूरे कॉस्ट सब्जेक्ट के लिए 100 घंटे, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लाइटिंग, 500। मतलब दोनों तरीके, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, दूसरा कौन सा होता है, रिलेटेड वैल्यू। रिलेटेड वैल्यू का मतलब कोई कॉस्ट किसी और कॉस्ट से डिपेंड हो। तो आप बताना फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड नॉर्मली किससे लिंक होगा, लेबर से। लेबर से लिंक होगा, जितने घंटे लेबर काम करेगा उतने घंटे फैक्ट्री चलेगी, बाकी फैक्ट्री क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ऑफिस किससे लिंक होगा, फैक्ट्री से, जितने घंटे फैक्ट्री चलेगी उतने घंटे ऑफिस होगी, लेकिन फिर ऑफिस का कोई काम नहीं है। सेलिंग बताना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेलिंग डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ सोच के बताओ। फैक्ट्री पे ही, जितने घंटे फैक्ट्री चलेगी उतने घंटे ऑफिस, उतने ही घंटे क्या रहेगा हमारा, सेलिंग भी तो रहेगा, नहीं तो बंद करो। क्लियर, ये वहां पे करा रहा हूं जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो। क्लियर, मतलब अभी हम अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में अब हमारे पास आता है कि जब भी हम कॉस्ट शीट बनाएंगे उसमें कौन सी कॉस्ट आएगी, एक्चुअल जो खर्चा किया है कि जो हमें रिकवर करना है, रिकवर करना है। तो इसीलिए कॉस्ट शीट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन क्या, रिकवर्ड अमाउंट। और रिकवर्ड अमाउंट जो होता है हमारा वो क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकता है या फिर रिलेटेड वैल्यू। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, आपको ऑलरेडी दिया हो, ये भाई फैक्ट्री का खर्चा 50,000, ये लाइट का खर्चा 10,000, ये हमारा ऑफिस एडमिन का खर्चा 1,00,000 रुपए, एब्सोल्यूट वैल्यू। और रिलेटिव वैल्यू का मतलब खर्चा किसी और खर्चे के ऊपर डिपेंड हो जाए। तो आज लिखो एब्सोल्यूट वैल्यू मींस इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का तो इजीली मिल जाएगा मेरे को, वो तो इजीली पता चल जाएगा कि 100 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और 100 को क्या देना, स्टडी मटेरियल, और एक स्टडी मटेरियल की कॉस्ट 100 रुपए, 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000। लेबर पता चल जाएगा कि अगर टीचर कॉस्ट सब्जेक्ट पढ़ाएगा 100 घंटे लगना है और 1 घंटे का टीचर को मैं पे कर रहा हूँ 500 रुपए, तो कितना हो गया, 50। डायरेक्ट कॉस्ट मेरे को पता चल जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नॉट पॉसिबल। The cost sheet is prepared on the basis of recovered amount
and recovered amount may be calculated by using एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर कौन सा रहेगा हमारा रिलेटिव वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू मींस गिवन वैल्यू फॉर एवरी एक्सपेंसेस. एब्सोल्यूट वैल्यू मींस गिवन वैल्यू फॉर एवरी एक्सपेंसेस. Absolute value means given value. Absolute value means given value for every expenses. लिखेंगे some expenses depend upon another expenses. Some expenses depend upon another expenses or related to another expenses. Some expenses depend upon another expenses or related to another expenses on the basis of recovery rate. On the basis of recovery rate. On the basis of recovery rate. नेक्स्ट आता है, अब आएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. नोट नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम फॉर करंट प्रोडक्शंस. कम से कम कॉस्टिंग 4 बार रिवाइज करना है आपको. 4 बार, 4 बार से कम किया कॉस्ट इफेक्ट, पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ा सर. सबसे आसान भी है, सबसे टफ भी है. क्योंकि आपको ओन माइंड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, खुद की माइंड. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर करंट प्रोडक्शंस. फॉर करंट प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम फॉर करंट प्रोडक्शन. The raw material which are used in producing the product, the raw material which are used in producing the product during the period that is known as material consumed. That is known as material consumed. It may be based on, it may be based on the raw material which are used in producing the product during the period that is known as material consumed. It may be based on rate of consumptions or opening and closing stock of raw material. Opening or closing stock of raw material.
ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलो आ जाओ, एक एग्जांपल नोट करो। प्रिपेयर कॉस्ट शीट for 10,000 units. For 10,000 units, a product Z. Product Z. लिखेंगे raw material consumed 5 लाख, डायरेक्ट लेबर 5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 5 लाख, ऑफिस ओवरहेड 5 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4 लाख, प्रॉफिट 2 लाख। प्रिपेयर कॉस्ट शीट कितने यूनिट के लिए? 10। प्रोडक्टिव मानेंगे। अब मेरे को ये बताना, ये एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? एब्सोल्यूट है। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आ जाओ बना लेते कॉस्ट शीट। तो तुम सबसे आसान होता है कॉस्ट, ये देखो बस ऐसे ही रहेगी कॉस्ट। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, लिखना है क्या? सॉल्यूशन। ये देखो सॉल्यूशन, और लिखा स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। बताना प्रोडक्शन कितना किया? 10,000 यूनिट। हो गया, खत्म। ये देखो यहाँ पे आ गया अमाउंट, यहाँ पे हो गया कॉस्ट पर यूनिट, और ये बन गया कॉस्ट शीट। यहाँ पे लिख दिया पर्टिकुलर्स। कितना आसान है।
कितना आसान। आप बताओ क्या करो, बोलो। पॉइंट नंबर 8 क्या लिखा, डायरेक्ट कॉस्ट, ये देखो खत्म। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है मेरे पास, रॉ मटेरियल। और रटने वाला बच्चा तो तैयार है, कुछ नहीं सर, सारा 5 लाख सब। एग्जाम में भी एक पॉइंट देखेंगे, 5 6 सारा 5 5 5 5। ये कोई लॉजिक नहीं है, क्लियर। इस हाँ 5 5 5, लास्ट में 4, फिर उसका आधा 2। मटेरियल कंज्यूम कितना, 5 लाख। इसके बाद क्या है, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, 5 लाख। इसका टोटल करेंगे, पता है क्या मिलेगा आपको, प्राइम कॉस्ट 10 लाख। पॉइंट नंबर बी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसको किस नाम से बोलेंगे, ओवरहेड्स। बस खत्म। और ओवरहेड्स 3 पार्ट में, फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है, कितना है, 5 लाख। इसका टोटल कर दिया, फैक्ट्री कॉस्ट 15 लाख। पॉइंट नंबर 2, ऑफिस एंड एडमिन। ये भी दिया है आपको, कितना, 5 लाख। इसका टोटल किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी, कितना हो गया, 20 लाख। और लास्ट में तीसरी कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड, कितना, 4 लाख। ये आ गया टोटल कॉस्ट। और प्रॉफिट ऐड कर दिया, 2 लाख, 24। और बताना सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 26 लाख। बताना किसी को डाउट है, खत्म। 10,000 बनाया और 10,000 बना के बेच भी दिया। ये पर यूनिट 50 50 100, 50 150 50 200 40 240 20 नहीं 20 260 हो गया खत्म। सर यही कॉस्ट शीट, हाँ 10 नंबर है यही। हाँ अब बताना, दिस इज अ एब्सोल्यूट फिगर ऑफ द कॉस्ट। बताना यहां तक किसी को डाउट है, दिस इज एब्सोल्यूट फिगर ऑफ द कॉस्ट। इसमें किसी को डाउट है। अब मेरे को ये बताना, व्हाई दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंप्यूटिंग द सेलिंग प्राइस, व्हाई सेलिंग प्राइस इज रिक्वायर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट एंड फॉर टू सेल द प्रोडक्ट। अब मेरे को एक चीज बताना, व्हाट इज द मटेरियल कंज्यूम्ड, 5 लाख। ये है क्या हमारा, दिस इज द वैल्यू ऑफ मटेरियल which are used in 10,000 of finished goods. Clear? And direct wages, that is the cost of wages which may be used in 10,000 cases. Clear? And the finally total कितना आ गया, प्राइम कॉस्ट 10 लाख। अच्छा, the expenses
10 लाख आर इनकर्ड और मे बी इनकर्ड, may be incurred by the organization. When may be incurred? When production begins. जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तब तो कॉस्ट करना है, शुरू करेंगे, लेकिन उसकी कॉस्टिंग पहले से। अब ये बताना 5 लाख फैक्ट्री, 5 लाख, 4 लाख प्रॉफिट 2, टोटल कितना 260। कस्टमर आया 260 लिया, बात खत्म, जा भाई 1 महीने बाद आया। अब मैं काम करना शुरू कर दिया, तो कस्टमर मेरे को कितना दे के गया है, 26 लाख दे के गया है। काम करना शुरू कर दिया, मैंने रॉ मटेरियल वाले को फोन किया, सर मटेरियल भेज दो, मटेरियल भेज दिया और बिल भी भेज दिया 6 लाख का। कोई बात नहीं, तो ठीक है भेज दो। लेबर काम करना शुरू किया और लेबर ने भी क्या किया, काम कंप्लीट किया, तो टोटल बिल भेज दिया 6 लाख। टोटल मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी लगी 12। फैक्ट्री ओवरहेड कितना 5 ही आया, तो कितना हो गया टोटल 17। 5 ऑफिस कितना 5, टोटल कितना हो गया 22। बताना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4, टोटल कितना हो गया 26। और सेलिंग प्राइस कितना देके गया है, और मेरी एक्चुअल प्रॉफिट, बढ़िया धंधा है, बढ़िया बिजनेस है, अपने लिए तो जी नहीं रहे, दूसरे के लिए जी रहे। क्लियर? सेम चीजें क्या है, सेम चीजें स्टूडेंट की फीस है। 10,000 स्टूडेंट पढ़े, बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस फीस कितना ले लिया, क्या सोच के लिया था कि 10,000 बच्चे पढ़ेंगे ना, 5 लाख मटेरियल आएगी कॉस्ट, जो उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा 5 लाख आएगी, लेबर जो टीचर पढ़ाएगा 5 लाख वो लेके जाएगा, और फैक्ट्री जहां पे पढ़ेंगे बैठ के उसका बिजली, रेंट, डिप्रिसिएशन, टेबल चेयर का कितना आएगा 5। हमने कहा ऑफिस उनके लिए मैनेज करने के लिए स्टाफ रहेंगे, उनका खर्चा कितना 5। क्लियर? और एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा 4 लाख। फाइनली आया हमका 26 लाख फीस ले लिया। और जब पढ़ना शुरू कर दिए तो मटेरियल जो 5 का जाना चाहिए कितने का चला गया 6 लाख का। जो मटेरियल जो टीचर 5 लेना चाहिए कितना ले लिया, बच्चा पढ़ने लगा। तो क्या बच्चों से बोल दो बच्चा फीस गलत हो गया, प्लीज क्लास ओवर हो जाए तो सब लोग मिलकर 2 लाख और दे देना। अब मेरे को बताना यू आर रेडी टू पे, कभी नहीं देगा। तो मतलब हमारा सिस्टम फॉर असर्टेनिंग द सेलिंग प्राइस वाज टोटली रॉन्ग। क्लियर? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। कौन मैनेजमेंट हुआ? मटेरियल वाला, जो मटेरियल को खरीदता है। और मटेरियल को खरीदने वाला जो था ना वो स्टोर मैनेजर था मेरा, श्रेयांश। लास्ट में बुलाया मैं, श्रेयांश इधर आओ। कहा सर बताओ, मुझे सैलरी मिल गई। कहां से सैलरी मिल गई, ये बताओ। आपने तो बड़े ताव में बोला था कॉलर उठा के, सर 10,000 पढ़ाओ, कॉस्ट कितना आएगा 5 लाख। हमने रख दिया, ये कॉस्ट 6 कैसे आ गए? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर 6 lakhs? और ये 6 लाख हुआ क्या था, पता है क्या हुआ था? ये जब रॉ मटेरियल स्टोर मैनेजर खरीदने गया ना दुकान पे, तो इसके मौसा जी ने नया नया दुकान ओपन किया था। श्रेयांश के मौसा जी ने दुकान नया नया ओपन किया था। कहा मौसा जी क्या मस्त, अच्छा हुआ वही दुकान ओपन किया जिसका मैं स्टोर मैनेजर हूं। एक काम करो, बिलिंग बनाओ 6 लाख का, 6 लाख आपके खाते में पहुंच जाएगा। लेकिन वास्तव में मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी 5 लाख, और बिलिंग कितनी की बनी? ड्यू टू व्हाट? इन्फ्लुएंस बाय द मैनेजमेंट 1 लाख रुपए। अगर मैं इसको कस्टमर से ले लूं, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन माय सेलिंग प्राइस? इंक्रीज होगी।
एंड क्या मेरे कंपटीटर के स्टोर मैनेजर का भी मौसा होगा क्या? क्या वो भी कर रहा होगा क्या? उसकी तो कॉस्ट वही रहेगी, सेलिंग प्राइस तो कम ही रहेगी. तो दिस विल बी रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर और नॉट? नो, दिस एडिशनल विल नेवर बी रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर. लेकिन ये कब पता चलेगा? जब आपने क्या किया होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट किया उसकी कॉस्ट, और जब प्रोडक्शन आपकी खत्म हो गई उसकी कॉस्ट, दोनों में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को आप एनालिसिस करोगे, और उस एनालिसिस को बोलते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. क्लियर? लेकिन हम लोग कहां पे हैं अभी सर? ये पढ़ रहे हैं, ये सीख रहे हैं. क्लियर? वो चीजें आएगी, सारी चीजें, मतलब ये और ये जो हम लोग जानते हैं अभी तक, वो ये है. जो कॉस्ट का मतलब हमारे माइंड में चलता है ना, वो ये है. लेकिन अब आपको ये नहीं कॉस्ट समझना है, कॉस्ट हमें ये समझना है कि व्हाट विल बी माय कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं, व्हाट विल बी माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच आर रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर. यानी कि जो हमें इनकट करना है वो कॉस्ट जो हमें कस्टमर से रिकवर करना है इन द फॉर्म ऑफ क्या? सेलिंग प्राइस. क्लियर हुई चीजें? देखो बस ये ध्यान रखना, बड़ी कॉस्ट आसान भी है और टिपिकल भी. हम करते क्या पता है? हम करते क्या? एक्चुअल कॉस्ट पे फोकस्ड हो जाते हैं, जबकि एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं फोकस होना है. द कॉस्ट विच इज रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, द कॉस्ट which may be my part of cost of goods sold, the cost which may be my part of the selling price. क्लियर हुई चीजें? अब देखो ये जो दिया है हमारा एब्सोल्यूट है कि आपका क्या है? एब्सोल्यूट है. एक एग्जांपल और करेंगे बच्चे. प्रिपेयर कॉस्ट शीट. from the following information for 10,000 units. बताना ऑनलाइन वालों क्लियर और नॉट? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 5 लाख. Direct labor used 4 lakhs. Factory overhead is equal to 50% of direct wages. Office overhead is equal to 75% of work cost. Selling and distribution 100% of work cost. Profit is equal to 20% of cost. हाँ, फैक्ट्री वाला ही वर्क कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया तो हमें क्या मिल गया? वर्क कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक ही है. ये बताना, ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है. प्रीवियस वाज एब्सोल्यूट, नाउ दिस इज अच्छा रिलेटेड है तो ये 50, 75, 120 अपनी मर्जी से ले लिया सर, या फिर दिस इज ऑल्सो कंप्यूटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. कंप्यूटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो रेट है ना, ये रेट किसने कंप्यूट किया होगा? हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने. ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्यूट किया. ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्यूट किया है इसको हम लोग बोलते हैं, अभी करेंगे हम आगे चल के, रिकवरी रेट. इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट. इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज रेट.
इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिटरमाइंड रेट, प्री डिटरमाइंड रेट। इसको बोलते हैं अप्लाइड रेट, इसको बोलते हैं एलोकेटेड रेट, इसको बोलते हैं बजटेड रेट, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट, इसको बोलते हैं लेवीड रेट। अब कुछ भी बोले इसको, हमें कंसेप्ट समझना कि यह है क्या, ये है क्या, ये कंसेप्ट समझना। कुछ भी बोल दो मेरे को, 99% इसको हम लोग किस नाम से यूज करेंगे, रिकवरी रेट। Why says the recovery rate? This is the indicate my factory overhead would be 50% of direct wages। अच्छा, ये हाउ टू कंप्यूटर कैसे कर दिया 50% होगा भाई, ये कैसे हमने कह दिया 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस होगा, कैसे? हमने पिछले साल कई सालों का डेटा लिया होगा, हमने देख लिया कि पिछले साल ये देख रहे हो कि जितना वेजेस आ रहा है उसका 50% क्या आ रहा है, ओवरहेड आ रहा है। तो बताना, इसको फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वाज माय फार्मूला, पिछले साल का जितना भी वेजेस है डिवाइड कर दो पिछले साल का जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड है इनटू क्या कर दे बोलो 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिकवरी रेट। अब पिछले साल को हम लोग बोलते हैं क्या, बजटेड वेजेस, और डिवाइड बाई क्या कर दे बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमें क्या मिल जाएगा। अच्छा, क्या ये 50% हमेशा डायरेक्ट वेजेस पे ही हो सकता है क्या, किसी और पे भी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट हमें यह समझना है कि सर दिस इज नथिंग, इट इज अ रिलेटिव रेट, और जिस कॉस्ट से रिलेटेड है उसी कॉस्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपनी उस एक्सपेंसेस की कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हुई चीज? अच्छा, ये पूरा डिटेल में ना चैप्टर जब ओवरहेड करेंगे तो वहां पे भी होगा पूरा डिटेल में। बताना यहाँ पे प्रिपेयर कॉस्ट शीट आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि सर मटेरियल और लेबर क्यों एब्सोल्यूट दिया है, रिलेटिव नहीं दिया? ये रिलेटेड हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, ये हो सकता है, लेकिन किसी और प्रोडक्ट से ये रिलेटेड हो ही नहीं सकता। हर बार जो नया प्रोडक्ट होगा वो हर बार नए प्रोडक्ट के हिसाब से हमारी डायरेक्ट कॉस्ट इनकट होगी, केवल रिलेटेड क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा। क्लियर हुई चीजें? पाचो बहुत आसान है बच्चे, क्या कॉस्ट शीट खत्म हो गया है, कॉस्ट शीट आपका क्यों सुनो आएंगे सर, चलो आज बस बस खत्म खत्म, चैप्टर कहाँ पे है पता है, अंतिम पड़ाव पे है। आजो लिखेंगे सॉल्यूशंस, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। कितने यूनिट के लिए कॉस्ट शीट बनाना है आपको, प्रोडक्शन 10,000, 10,000 यूनिट। देखते कैसे नहीं आएगा आपको कॉस्ट, कैसे नहीं आएगा, क्यों अभिनव जी, क्लियर और नॉट? आसान है ना कॉस्ट। चल अच्छा, चलो सुनिधि बताना, क्लियर और नॉट? पक्का? कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट कौन सा पॉइंट आ जाएगा बताना, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है 5 लाख से, बताना डायरेक्ट लेबर 4 लाख से, और प्राइम कॉस्ट कितना हो गया 9 लाख।
इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब बताना फैक्ट्री ओवरहेड कितना कर रहा है, 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस इंटू 50%, और वेजेस कितना है मेरे पास 4 लाख इंटू 50%, 2 लाख रुपए। इसको जैसे ही ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा आपको, वर्क कॉस्ट 11 लाख रुपए, और हमने कहा भाई जितना वर्क कॉस्ट आएगा ना उसका 100% क्या रहेगा, 75%, मतलब वर्क कॉस्ट इन 75% कितना हो गया, 8,25,000। ये बन जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये COGS भी बोल सकते हैं, 19,25,000। और C सेलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बताना 19 कितना, वर्क कॉस्ट का 100%, वर्क कॉस्ट इंटू 100%, 11 लाख इंटू 100%, 11 लाख रुपए, टोटल कितना हो गया, 30,25,000। बताना इसमें हम क्या ऐड कर दें, प्रॉफिट कितना 20%, इसका कितना 6 लाख, $36,30,000 इज माई सेलिंग प्राइस। बताना कहीं पे डाउट है, दोनों में, दोनों डिफरेंस समझ में आ गया, एब्सोल्यूट आसान है कि रिलेटिव, दोनों ही है। एब्सोल्यूट में क्या होगा, आपको अमाउंट दिया रहेगा इस ओवरहेड का इसका इतना है, और आपका रिलेटेड में अमाउंट नहीं दिया रहेगा, क्लियर वो चीज है, हो सकता है, आ सकता है पर यूनिट बेसिस पे, वो भी अगर पर यूनिट दिया तो वो भी हमारा एब्सोल्यूट ही रहेगा, वो रिलेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली दे रहा है, प्रोडक्शन का 10 रुपए पर यूनिट है, मल्टीप्लाई कर दिया। पता ना यहाँ तक क्लियर। अब हमने एक एक चीज पे काम करना है मेरे को, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि सर मटेरियल कंज्यूम कितना हो सकता है, लेबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, इसका ना स्पेशली चैप्टर दिया गया है, मटेरियल के लिए मटेरियल कॉस्टिंग है, लेबर के लिए लेबर कॉस्टिंग है, ओवरहेड के लिए ओवरहेड कॉस्टिंग चैप्टर है, ये तीन तो अलग चैप्टर हो गए, ओवरहेड मटेरियल लेबर फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद मेथड ऑफ कॉस्टिंग आ जाता है, और देन उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, टेक्निक ऑफ द कॉस्टिंग। आज यहां तक क्लियर, नेक्स्ट बताना, आज नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रिपेयर cost sheet for 10,000 unit produced from following information, लिखेंगे raw material consumed
2 kg per finished goods. Raw material consumed 2 kg per finished goods. Wages used 4 hours per finished goods. Factory overhead 100% of wages. Office and admin overhead 5 लाख. Selling and distribution 50% of work cost. Profit is equal to 25% on cost. Prepare cost sheet for 10,000 units. अच्छा, उसकी लिखना रॉ मटेरियल ₹10 per kg. Wages ₹0.50 per hours. चलो बताना अभी चीज क्लियर और नॉट पीछे. सेकेंड ईयर भी हो चुका है, किसका किसका हुआ है, क्यों सनाप हो चुका है? सेकेंड ईयर हो चुका है, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉस्ट पढ़ा है वहाँ. चलो क्वेश्चन क्या करें. प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर 10,000 यूनिट्स. प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कह रहे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो रॉ मटेरियल हमारी लगाई जाएगी वो कितनी लगाई जाएगी रॉ मटेरियल हमारा. कह रहे एक आउटपुट को बनाएंगे हम तो रॉ मटेरियल कितना लगेगा मेरा 2 kg. और मैं आउटपुट कितना बना रहा हूं तो 10,000 के लिए कितना केजी रॉ मटेरियल लगेगा 20,000. तो 20,000 इज माई रॉ मटेरियल कंजम्पशन. और एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 10 रुपए. तो व्हाट विल बी माई टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन. बताना कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए. सेम चीज हमारा क्या हो जाएगा ओवरहेड से वेजेस में. आ जाओ स्टार्ट करते हैं. चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसको.
चलो अच्छा हो गया। चलो कितना आ रहा है आंसर? 10,75,000। चलो बताओ ऑनलाइन वाले बताओ कितना आ रहा है? 10,75,000। 10,75 ना। चलो हाँ 300 नहीं आ रहा है। हाँ क्यों दे? ठीक है आओ आओ बस 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 आ जाओ। बस एक का भी नहीं आए, बस वही तो मैं चाहता हूँ, किसी एक का भी ना आए। आ जाएगा तो फिर क्या फायदा, तब तो सारे बच्चे सीए बन जाएंगे, सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड। चलो आ जाओ। हाँ पिंकी बताना दिक्कत आ रहा है। हाँ, चलो देवी जहां पे दिक्कत आ रहा है वहां पे बताना। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। सबसे पहले तो ये बताना एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है कि मिक्स है। मिक्स है। अब देखो सिंपली क्या कह रहा है कि 10,000 फिनिश गुड्स बनाना है। 10,000 के लिए जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा 2 kg पर फिनिश गुड्स। अगर मुझे ना एक कैलकुलेटर बनाना है, इसमें 2 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगना है, तो एक को बनाने में 2 रॉ मटेरियल लगेगा। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट एक के बदले में कितनी लगेगी? 2 × 10 20 रुपए। तो 10,000 अगर ये बनाऊंगा तो रॉ मटेरियल कितनी लगेगी? 2 लाख रुपए। सेम चीज लेबर में भी है। इसको लेबर में 1 घंटे में बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। और लेबर को 1 घंटे का पेमेंट 50 पैसा है, तो 1 यूनिट के लिए कितना? 2 रुपए। यही कॉस्ट है, यही असली कॉस्ट है, इधर से उधर उधर से इधर। क्लियर? आ जाओ तो बताना स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं आप? प्रोडक्शन 10,000। फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब बताना कंज्यूम कैसे हो रहा है? सर 2 किलोग्राम 1 यूनिट बनाने के लिए, 10,000 के लिए कितना? 20,000। अब ये बताना ये क्या आया मेरा, ये क्या चीज है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब बताना ये क्या है हमारा? 2 रेट ऑफ कंजम्पशन पर आउटपुट। 2 रुपए है, 2 kg है, ये है देखिए ये 2 kg पर फिनिश गुड्स। आपको एक रोटी बनाना है, एक रोटी बनाने के लिए 2 किलो आटा लगता है ना। चलो यहाँ पहले ठीक है, आपको एक रोटी बनानी है, एक रोटी बनाने के लिए 2 किलो आटे लगते हैं। 10,000 रोटी बनाने के लिए कितने आटे लगेंगे? कितना लगेगा? एक रोटी बनाने के लिए 2 किलोग्राम आटे, तो 10,000 रोटी बनाने के लिए कितने आटे? 20,000। वो 20,000 क्या है? रुपी है कि केजी है? केजी है। कितने किसका केजी है? रोटी का कि आटे का? आटे का। 20,000 आटे की। और 1 किलोग्राम आटे की रेट कितनी है? 10 रुपए। तो टोटल आटे की कॉस्ट कितनी? 2 लाख। तो ये क्या है हमारा? 2 किलोग्राम आटा है और 10,000 रोटी के लिए आटे कितने लगे हमारे? 20,000। और 1 किलो आटे का 10 रुपए, तो कॉस्ट कितना आ गया? 2 लाख रुपए। चलो ये दिक्कत ये कहां पे आती जानते हैं? जिसका मैथ थोड़ा सा वीक है। अब हो गया अटेंड। चलो अच्छा अच्छा, इसको हम किस नाम से बोलेंगे? ये पोर्शन को हम किस नाम से बोलेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट है। मटेरियल कंज्यूम्ड। और मटेरियल कंज्यूम जो आ रहा है मेरा, वो कैसे फंड हो रहा है? ये जो 2 रुपए है इसको बोलते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन पर आउटपुट। नहीं दिखाना पड़ेगा। 2 × 10,000। क्लियर? कॉस्ट तो यही है ना, कॉस्ट का मतलब कोई लॉ है ही नहीं इसके साथ। नहीं यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन कॉस्ट में दिखाना है। और बार बार देखो मैं तो यही बोलूंगा जब भी आप एग्जाम दो,
वेजेस, वेजेस बताना कितना हो जाएगा 4 इंटू 10,000, 40,000 घंटे, 0.5 आवर्स रेट, टोटल कितना 20,000। भाई प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा 2,20,000। इनडायरेक्ट कॉस्ट, फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ वेजेस, तो 20,000 इंटू 100%, 100% की अमाउंट दिया इसका, 100% ऑफ वेजेस 2,40,000। वर्क कॉस्ट 1/2 ऑफिस कितना 5 लाख, टोटल कितना हो गया 7,40,000। अब बताना ये क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 50% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो 2,40,000 इंटू 50% 1,20,000, ये टोटल हो गया हमारे पास 8,60,000। और प्रॉफिट हमारे पास आ गया 25% किसका, तो कितना आ गया 2,15,000 ना, तो सेलिंग प्राइस 10,75,000। चलो बताना पिंकी कहाँ पे डाउट है, पिंकी सना तनिषा हो गया, चलो क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, एक एग्जांपल करते हैं बस। चलो हो गया, चलो ऑनलाइन बताना हो गया सबका। चलो आ जाओ एक एग्जांपल लिखेंगे। प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बस ये सब बस खत्म। प्रोडक्शंस है 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,00,000 रुपए। परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 10,00,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,00,000। वेजेस, वेजेस ₹2 पर आवर्स, रुपीज 1,00,000 रुपए, 1,00,000 ओपनिंग, रॉ मटेरियल 10,00,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 2,00,000 रुपए, वेजेस एट द रेट ₹2 पर आवर्स, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन 40,000 घंटे, 40,000 आवर्स लिखेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड 4 पर लेबर आवर्स, 4 पर लेबर आवर्स। प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस, 25% ऑन सेलिंग प्राइस। अब मेरे को केवल एक चीज बताते चलना, 25% ऑन सेलिंग प्राइस। चलो आ जाओ 25% ऑन सेलिंग प्राइस, आंसर नहीं, हाँ सारे एग्जाम्पल कर लो कि सारा कंसेप्ट हो जाएगा।
₹4 पर लेबर आवर्स। अच्छा मेरे को ये बताना, इसमें सबसे पहले ना आइडेंटिफाई कर लो कौन सा एब्सोल्यूट है कौन सा रिलेटिव है। अब जिससे पूछा जाए वो बताएगा। चलो बताओ सिद्धांत पीछे, ये जो तीनों है मटेरियल एब्सोल्यूट है कि रिलेटेड है? एब्सोल्यूट है। ओवरहेड बताओ, फैक्चुअल बताओ, अंचित अंचित क्या है ये? किस पे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है ये? वेजेस, दिस विल बी द रिलेटेड। अच्छा ये ₹4 क्या निकल का है मेरा? दिस विल बी रिकवरी रेट। अब वो रिकवरी रेट परसेंटेज में था और ये रिकवरी रेट आर्स बेसिस पे है, तो रिकवरी रेट में भी परसेंटेज और में भी आर्स। तो 4 पर लेबर आवर्स प्रॉफिट फटाफट फाइंड आउट कर लो, बताना कितना आ रहा है आंसर। अभिनव जी बताइए। टू पर आवर्स, ₹2 पर आवर्स। टोटल आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन 40,000 आवर्स। कितना आ रहा है आंसर बताना मैक। चलो हाथ सुन निधि बताइएगा। हाँ बताओ, श्रेयांश, प्रियांश, आदित्य, अभिजीत, चलो सिद्धांत, पिंकी, शना, बताओ, अंचिता, तनिषा, बताओ देवियो। अमाउंट, कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड, और केवल एक ही ओवरहेड दिया फैक्ट्री। टोटल कॉस्ट 14,25,000। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। अब आंसर बताओ। हाँ सिद्धांत चलो बताओ। 15-20, हाँ वही आएगा, 9 लाख 15 लाख 20 वही आएगा राउंड अप करने पे। 14,25,000। बस बस अब देखो, अब पता चल रहा है कि सर से इंटरमीडिएट की स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज अपने आप क्या होना शुरू होता है, कम होना शुरू होता है।
स्टेप ने इसमें 100 में 100 लाना है, 100 में 100 आ सकता है आसानी। हाँ स्टेप मार्किंग तो हर चलिए। चलो अच्छा देखो कंसेप्ट करके जाओ, खत्म, कंसेप्ट के बाहर कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्टिव क्या करने जा रहे हैं। हाँ पिंकी बताना कितना आ रहा है सर, सुनिधि बताना आप। अब विनोद जी बताइए, महक बताइए। हाँ महक बताना। 16,000। ठीक है देखते हैं। हाँ भी चीज बताओ। अच्छा 1368। चलो इधर देवियों बताओ। अब पता चल जाएगा इसमें कौन सा आइटम लग रहा है किसका। कोई चेंज करना चाहते चेंज करोगे, अगर जो कर दिया सर खत्म। चलो हाँ पिंकी बताओ, कहाँ पे डाउट हो रहा है, पिंकी बताओ, पिंकी सना तनिषा बताओ डाउट कहाँ पे। वेजेस में डाउट है, ठीक। चलो आज मटेरियल कंज्यूम बताना, मटेरियल कंज्यूम्ड। बताना मटेरियल कंज्यूम्ड। हाउ टू कंप्यूट कंज्यूम, लेकिन उससे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशंस। कितना हमने रॉ मटेरियल यूज किया फॉर द प्रोडक्शन। मेरे पास था पहले ओपनिंग, कितना था 1 लाख रुपए, हमने और खरीद लिया कितना, परचेस 10 लाख का। टोटल रॉ मटेरियल कितना मेरे पास 11 लाख। कितना हमने रॉ मटेरियल बचा लिया 2 लाख। तो बाकी रॉ मटेरियल 9 लाख का क्या हो गया, यूज कर लिया। कहां पे यूज कर लिया, 10,000 यूनिट बनाने के लिए। तो कॉस्ट हमारी कितनी होगी मटेरियल की, 9 लाख रुपए। अब लेबर क्या करे, लेबर करे 1 घंटे का 2 रुपए पेमेंट किया जाएगा। और टोटल प्रोडक्शन के लिए कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं, 40,000। मतलब 10,000 यूनिट बनाने के लिए लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं, 40,000। ये तो दिया है कंप्यूट करके। तो 40,000 आवर्स फॉर 10,000 यूनिट्स। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट के लिए 40,000 घंटे, और 40,000 घंटे के लिए पेमेंट 2 की रेट से कितना, 80,000। तो 80,000 जो हम पे करेंगे, 80,000 जो कॉस्ट आएगी वो लेबर के लिए कॉस्ट आ जाएगी 80,000। 80,000 कह रहे हैं कि 10,000 यूनिट बनाने के लिए टोटल कितने घंटे लगेंगे, 40,000। और 1 घंटे की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपए। तो 40,000 घंटे की कॉस्ट कितनी, 80,000। और ये 80,000 कितने के लिए हो गई, 10,000 यूनिट के लिए हो जाएगा। तो मतलब टोटल मेरा प्राइम कॉस्ट 9,80,000। अब बताना फैक्ट्री ओवरहेड क्या कह रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड 4 रुपए पर लेबर आवर्स। जितना आवर्स लेबर का लग रहा है उसमें 4 रुपए पर यूनिट फैक्ट्री का लगेगा। तो 40,000 घंटे लग रहे हैं हमारे फैक्ट्री के लेबर के लिए। फैक्ट्री का 4, 1,60,000, 11,40,000। अब यहाँ पे देखो कह रहे प्रॉफिट कॉस्ट सेलिंग प्राइस पे कितना, 25। तो ये 100, 25, ये 75। देखो सिंपल, अब यहाँ पे आपको ये नहीं सीखना है, सिंपली किस पे पूछ रहा है। अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए है तो प्रॉफिट कितना रहेगा, 25। तो कॉस्ट कितना रहेगा, 75। बताना व्हाट विल बी माई सेलिंग प्राइस। बताना व्हाट विल बी माई सेलिंग प्राइस, 11,40,000
डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, 11,40,000 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, 15,20,000 इज सेलिंग प्राइस। एंड व्हाट विल बी द प्रॉफिट? 3,80,000। और रिजल्ट क्या है? दो रिजल्ट है, केवल दो बच्चों का सही है। $3,80,000। अब देखो कुछ नहीं करना है इस समय, और कॉस्टिंग यही है, एग्जामिनर यही खेलता है कॉस्ट में, और जरा सा भी केयरलेसनेस हुआ कॉस्ट गए। क्लियर? और कंसेप्चुअली करना है बस, एक एक टर्म्स को ध्यान में रखना है कि कंजम्पशन क्या है, कहां पे नहीं है। अब यहां पे देखो, इसमें कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो सिंपली सेलिंग प्राइस नहीं पता है, 100 रुपए ले लो, इसका 25 प्रॉफिट, तो कॉस्ट क्या होगा? सेलिंग प्राइस से कम ही होगा। तो दिस इज यूनिटरी मेथड लगाओ, 1140 डिवाइड बाई 75 इंटू 100 सेलिंग प्राइस। और अगर हम यहीं पे 100 की बजाय 25 कर दें तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अच्छा, अगर दिया होता कि कॉस्ट पे, तब तो सिंपल थी हमारी, तो ये 100 हो जाता है, ये 25, बाकी ये 125 हो जाता है। यहां तक क्लियर हुई चीज? चलो फिर आज यहीं पे क्या करते हैं, ओवर करते हैं। हमारा मटेरियल से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो गया, मटेरियल कंजम्पशंस। अब बताना मटेरियल कंजम्पशंस हमारे कौन कौन से आ सकते हैं, कैसे मटेरियल कंज्यूम को फाइंड आउट करना है। देयर आर टू मेथड्स। एक हमारा क्या हो सकता है, ये देखो, मटेरियल कंजम्पशंस की अगर हम बात करें, मटेरियल कंजम्पशंस, तो रेट ऑफ कंजम्पशंस आपको दिया होगा, या फिर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे। अगर रेट ऑफ कंजम्पशन से दिया है तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू कंजम्पशन रेट इनटू क्या कर दे, प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, हमें क्या मिल जाएगा? टोटल मटेरियल कंजम्पशंस। और अगर कंजम्पशन रेट नहीं है तो ओपनिंग प्लस परचेस प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग। यहां तक क्लियर हुई चीजें? चलो आज यहीं पे ओवर करते हैं। चलो 12:26 हो रहा है, 12:30 में मिलते हैं किसके साथ? टैग साथ। क्लियर? चलो ऑनलाइन वाले बताना आ जाओ, और जिसको भी डाउट होगा वो डाउट बताएंगे, और सारा का सारा क्वेश्चन जितना आपने यहाँ पे किया वो सारा होमवर्क रहेगा कॉस्ट का। हाँ वो 7 लाख है, वो 750 इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है, तो हमने हाँ उससे नहीं मतलब है, और आज चेंज करा। हाँ 7 चेंज करा, केवल 7 कर लो, बाकी कर सब कुछ सही है। वो इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली। हाँ